दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे सूखे इलाके की है जहाँ से गांव के लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, लेकिन वहीं एक औरत गांव में अकेली रहकर पानी का इंतजार करती है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक सूखे इलाके से, जहाँ लोग पानी के लिए मीलों चलते हैं। कुएं सूख चुके हैं, तालाब रेत से भर चुके हैं। गंगाराम अपनी नई नवेली दुल्हन गौरी को लेकर अपने गांव जा रहा है। उसने गौरी से कहा कि हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। बाराती भी पीछे रह गए जब तक वो भी आ जाएंगे। गौरी और गंगा सिंह की शादी बचपन में हो गई थी और आज वो गौना करा कर लौटा है। उसने पहली बार गौरी का चेहरा देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत ही नहीं बल्कि गौरी को पढ़ना लिखना भी आता था। उसने वहाँ पत्थर में लिखी हुई दो प्यासे जोड़ों की कहानी पढ़ी कि दो प्राणी थे, पति और पत्नी। उनका आपस में बहुत प्रेम था। वो इस रेत के समुद्र में खो गए थे। उनके पास सिर्फ 2 बूंद पानी रह गया था, लेकिन पानी दोनों में से एक ने भी नहीं पिया। एक दूसरे को यही कहते कहते मर गए कि तू पी, तू पी। गंगा ने उससे कहा कि यदि हम पर भी ऐसी विपदा आई तो क्या होगा। और गौरी भी यही चाहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भी प्राण इसी तरह निकल जाएं। और फिर गंगा अपनी पत्नी गौरी और बारातियों के साथ अपने गांव पहुंच जाता है। उसके घर में उसकी छोटी बहन सोनकी और उसके पिता हैं। गंगा का पिता अक्सर अपने खेत में बैठा रहता है। 3-4 फसल के बूटे निकल आए हैं, बस वो उन्हें ही देखता रहता है। पानी की यहाँ ऐसी कमी है कि सारी जमीन बंजर हो चुकी है। पर समस्या सिर्फ पानी की नहीं बल्कि सोच की भी है। गांव वाले विरोध करते हैं कि पहले सरकार ने वादे किए, अब फिर धोखा दिया। गंगा की दुल्हन आने का बस उसके पिता को इतनी खुशी है कि कल तक सोनकी 1 घड़ा पानी लेकर आती थी, अब से 2 घड़े आएंगे। सुबह जब गंगा की आंख खुली तो उसे पता चला कि उसके पिता ने सोनकी के साथ गौरी को भी पानी लेने के लिए भेज दिया। गांव की औरतें कोसों दूर कुएं से पानी लेने जाती हैं। इस गांव में पानी की ऐसी कमी है कि लोग महीने 2 महीनों तक नहीं नहाते। वहीं दूसरी तरफ हम गांव के एक आदमी मंगल को देखते हैं। वो अक्सर गंगा से उसकी बहन के बारे में बात करने लग जाता है, लेकिन गंगा को मंगल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी बहन सोनकी की शादी हरगिज उससे नहीं कराएगा और सोनकी भी मंगल से नफरत करती है। खैर, गौरी और सोनकी पानी लेकर आ जाती हैं और अब इतना पानी भी उन्हें ज्यादा लग रहा था। कितने दिनों से किसी ने नहाया नहीं था, इसलिए गंगा ने कहा कि मैं ही नहा लेता हूँ। मुझे तो 1 महीने हो गए नहाए हुए। अगले दिन जब सभी औरतें पानी लेने जा रही थीं, तो सामने से उनके गांव का पता पूछते हुए एक आदमी आया। उन्होंने अपने गांव का पता बता दिया। वो आदमी गंगा और उसके पिता के पास पहुंचता है। उसने पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन गंगा के घर में पानी की 1 बूंद भी नहीं थी। इसलिए हार कर उसने उस आदमी को पीने के लिए दूध दिया। उस आदमी ने बताया कि वो यहाँ एक वीडियो सबको दिखाने आया है और उसे देखकर सब खुश हो जाएंगे। उस वीडियो में सबको दिखाया गया कि आज जहाँ बंजर जमीन है, कल पानी की रेल पेल होगी और फिर इस उपजाऊ जमीन में अनाज उगेगा, जैसे सूरतगढ़ के सरकारी फार्म में उग रहा है। यहाँ इतनी फसल होती है कि उन्हें मशीनों से काटा जाता है। ये राजस्थान का सुनहरा भविष्य है और नहर बनाने की योजना जोरों से चल रही है। हजारों मजदूर और सैकड़ों इंजीनियर मिलकर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ राजस्थान से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से आए हैं। उस वीडियो में एक इंजीनियर ने बताया कि उसका नाम मोहन रॉय है और वो श्रीनगर से आया है। हमारे वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। और आपका सवाल होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारा मुल्क एक है। ये नहर हमारे लिए और आपके लिए एक चुनौती है। यदि आप लोग मेरा साथ देंगे तो ये नदी रेत में बहेगी। ये नहर एक श्री है जो फरहाद ने अपनी महबूबा के लिए काट कर बनाई थी। नहर बनाने के लिए मैं कश्मीर से यहाँ आ गया, लेकिन आप लोग अपने गांव से 100-200 मील तक नहीं आ सकते। ये नहर आपका भविष्य है। इसे आप लोग नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। और घर जाकर गंगा ने गौरी से पूछा कि आखिर वो इंजीनियर फरहाद के बारे में क्या कह रहा था। तब गौरी ने उसे एक कहानी सुनाई कि श्री और फरहाद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उससे भी ज्यादा अपने कबीले से प्यार करते थे। उनके गांव में पानी नहीं था। श्री ने फरहाद से कहा कि वो उससे शादी तब करेगी जब वो पहाड़ काट कर पानी की नहर उनके गांव तक ला दे।
और फराद ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने प्यार के लिए और अपने कबीले के लिए पानी को अपने गांव तक पहुंचाया। इस पर सोनकी कहती है कि हमारे गांव में ऐसा कौन करेगा, कौन फराद बनेगा। तब गौरी ने कहा कि है ना तुम्हारा भाई। उसने गंगा को हिम्मत दी कि तुम सबको मिलकर नहर के काम में हाथ बटाना चाहिए। इस बात के लिए गंगा मान जाता है। वो गौरी से बहुत प्यार करता है और वो भी फराद की तरह बनना चाहता है। अगले दिन वो शहर जाने के लिए तैयार हो गया, जहाँ से नहर का काम शुरू हुआ है। लेकिन गांव से उसके साथ एक भी आदमी जाने के लिए तैयार नहीं था और फिर वो अकेला ही वहाँ से चला जाता है। रात को सोनकी अपने पिता और भाभी से बात कर रही है कि पूरे गांव में मेरे भाई जैसा कोई नहीं। वहाँ जाने के लिए एक आदमी भी तैयार नहीं हुआ। वो अपने भाई की तारीफों के पुल बांध ही रही थी कि तभी गंगा वापस और उनकी सारी उम्मीदें फिर से टूट जाती हैं। अब गौरी अपने पति से बहुत नाराज है और सबको यही चिंता है कि आखिर जब गांव के लोगों ने गंगा को यहाँ देखा तो वो उसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। लेकिन गौरी ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने पति को राजपूतों की कहानी सुनाई कि उन्होंने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं और तुम अपने गांव और मेरे लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकते। गंगा को भी वापस आने का पछतावा होता है और वो उसी वक्त फिर से शहर के लिए निकल जाता है। और फिर हम शहर में मोहन को देखते हैं। उसे बताया गया कि अंदर ऑफिस में अजीब सा आदमी बैठा है। उसने कहा कि मुझे साहब से मिलना है। मोहन ने जब अंदर जाकर देखा तो वो गंगा था। गंगा ने उसे बताया कि मैं नहर में लगे हुए काम में मदद करने आया हूँ। मैंने आपको फिल्म में देखा है, लेकिन उस फिल्म को बने हुए 4 साल हो चुके हैं। पर मोहन को खुशी है कि गंगा एक ऐसा पहला इंसान है जो अपने गांव से नहर बनवाने में मदद करने आया है। नहीं तो उस फिल्म का गांव वालों पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर गंगा मजदूरों के साथ काम करने लग जाता है। नहर बनाना कोई आसान काम नहीं था। रेगिस्तान की गर्मी, धूल भरे तूफान, जानलेवा हालात, लेकिन गंगा और उसके साथ काम कर रहे मजदूर हार नहीं मानते। एक एक फावड़ा चलाकर वो रेगिस्तान को काटते हैं। दिन रात संघर्ष, भूख प्यास और थकावट के बावजूद भी वो काम करते हैं। और फिर एक दिन गंगा को उसकी पत्नी गौरी की चिट्ठी आती है, लेकिन गंगा को तो पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो चिट्ठी लेकर सीधा मोहन के पास पहुंचा। मोहन ने वो चिट्ठी पढ़कर सुनाई, जिसमें लिखा था कि गंगा पिता बनने वाला है। लेकिन वही मोहन ने कहा कि जब तुम्हारी पत्नी को पढ़ना लिखना आता है तो तुम्हें क्यों नहीं? ये तो तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। यहाँ काम करो, साथ ही साथ पढ़ना लिखना भी सीखो। मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। दूसरी तरफ गंगा का पिता अजीब तरह की बातें करता है कि देख बहू, मेरे बाजरे की फसल हो गई, तू पानी ले आई, इसमें पानी डाल दे। लेकिन आज तो गौरी को पानी भी नहीं मिला। उसके घड़े में सिर्फ कीचड़ ही है, क्योंकि अब कुएं का पानी भी खत्म होता जा रहा है। दूसरी तरफ मंगल सोनकी का अक्सर रास्ता रोक लेता है कि यदि पानी चाहिए तो मुझसे शादी कर ले। लेकिन सोनकी को ये हरगिज मंजूर नहीं है। वो तो उसके भाई गंगा का भी मजाक उड़ाता है कि तेरे भाई ने तो कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर पानी वाली नहर को अपने गांव ले आऊंगा। लेकिन क्या हुआ, 2 महीने बीत गए, लेकिन उनके पास ये बातें सुनने के अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। और फिर उनके गांव के मुखिया ने उसके घर में आकर बताया कि हमारे आसपास के गांव वालों ने अपने गाँव को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं जहां पानी हो, और अब हमें भी ये गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस गांव को गंगा का परिवार नहीं छोड़ना चाहता और फिर पूरा गांव वहां से चला जाता है। लेकिन गंगा का परिवार यहीं रहकर वो उस नहर का इंतजार करना चाहते हैं। तभी रात को मंगल उनकी झोपड़ी में आया और वो उसके पिता से सोनकी का हाथ मांगने लगा। मंगल सिंह एक अच्छा इंसान नहीं है और ये बात उसके पिता को भी पता है, इसलिए उसने वहां से उसे भगा दिया। यहाँ दूसरी तरफ मोहन ने गंगा को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि तुम्हें अपने गांव जाना होगा। मैं तुम्हारी छुट्टी का इंतजाम कर दूंगा, क्योंकि सूखे के कारण 11 गांवों ने अपना घर छोड़कर चले गए हैं और उन्हीं गांवों में तुम्हारा गांव भी शामिल है। ऐसा ना हो कि वो कहीं दूर निकल जाएं और तुम उनसे कभी न मिलो। लेकिन गंगा अपनी पत्नी गौरी से वादा करके आया है कि वो नहर को वापस लेकर ही अपने घर आएगा और पानी के साथ ही वो अपना चेहरा उसे दिखाएगा। और अब उसकी इस मेहनत लगन को देखकर मोहन भी इस फैसला करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मजदूर बुलवाकर इस नहर का काम जल्द से जल्द करना होगा। वही डाकिया
गंगा के गांव पहुंचा और चिट्ठी के जरिए उन्हें यह भी पता चल गया कि गंगा का परिवार नहर और उसका इंतजार कर रहे हैं और उसका परिवार डाकिया से ही अपना घर का सामान भी मंगवा लेते हैं। लेकिन उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। घर में 2 बूंद पानी भी नहीं था। सोनकी ने अपनी भाभी से कहा कि आप इस हालत में बाहर नहीं जा सकती, मैं ही कहीं से पानी लेकर आती हूँ। जब सोनकी पानी लेने जाती है तो मंगल उसका इंतजार कर रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने सोनकी के साथ गलत किया और सोनकी ने मंगल की बंदूक से उसे जान से मार दिया। और इस हादसे के बाद वो अपने घर वापस नहीं जाती, बल्कि नहर का पता पूछते हुए वो वहां तक पहुंच जाती है और चुपचाप औरतों के साथ काम करने में लग जाती है। जब मोहन ने सोनकी को देखा तो उसने कहा कि तुम तो नई लड़की लगती हो, मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। सोनकी चुपचाप काम करती रही और रात को वो गंगा को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गई। सोनकी ने अपने भाई गंगा को बताया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। उस मंगल ने उसके साथ कितनी दरिंदगी की है और मैंने उसे जान से मार दिया। तो इस बात से गंगा बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन मोहन ने गंगा को बहुत दुखी देखा। जब उसने उसका कारण पूछा तो गंगा ने बताया कि मेरी बहन के साथ ये सब हुआ है, आखिर मैं उसे लेकर अपने गांव वालों के सामने कैसे जाऊंगा। मेरी बहन ने उस आदमी को जान से मार दिया है, अब क्या होगा। मोहन ने सोनकी को रहने की जगह दी और गंगा को भी समझाया कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। वहीं हम दूसरी तरफ गौरी को देखते हैं और अब गंगा के पिता की मौत हो चुकी है। उसने अपने ससुर का अकेले ही अंतिम संस्कार किया और उस गांव में अकेली ही रहने लगी। एक दिन उसे अकेली देखकर एक आदमी वहां पहुंचा, लेकिन गंगा ने अपनी झोपड़ी से एक तलवार निकाली और उसे ऐसा डराया कि उसने मुड़कर देखा भी नहीं। डाकिया गौरी के गांव आता रहता है। उसके हाथ गंगा गौरी के लिए पैसे भी भिजवा देता है और साथ ही घर का सामान भी। इस तरह कुछ और महीने बीत गए और फिर गौरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अकेले ही सब कुछ संभाला। जब इस बात की खबर गंगा तक पहुंची तो वो खुशी से झूम उठा। वहीं अब मोहन सोनकी को पसंद करने लगा था और कुछ दिन के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन एक दिन सोनकी को ढूंढते हुए मंगल उसके सामने आ जाता है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं था, गोली मेरे पैर पर लगी थी और उल्टा पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया। तुम्हारी वजह से मैं इतने दिनों तक जेल में था और इसका बदला मैं तुम्हारे पति को मार कर लूंगा। और इस बात को सोनकी ने अपने भाई गंगा को बताया। गंगा और मोहन मंगल को मारने पहुंचे, लेकिन मंगल ने कहा कि जो तुम नहर में काम कर रहे हो ये न कभी बनी थी न कभी बनेगी। इस पर मोहन ने कहा कि तो फिर ठीक है, यदि हमने नहर बना दी तो तुम्हें अपनी बंदूक को इसी नहर के अंदर फेंकना होगा। और मंगल वहां से चला जाता है। वो अकेले ही अपने बच्चे को लेकर पानी लेने जाती है। साल भी बीत गया, लेकिन गौरी को अब भी उम्मीद है कि उसका पति पानी लेकर ही वापस लौटेगा। लेकिन अब गंगा से और सब्र नहीं हो रहा था। उसने मोहन से पूछा कि आखिर और कितना वक्त लगेगा। मोहन ने बताया कि अभी 2 साल और लग सकते हैं, लेकिन यदि नहर को जल्दी तुम्हारे गांव तक पहुंचाना है तो दूसरा रास्ता भी है कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जो न सिर्फ रेत में दबी हुई चट्टानों को तोड़ दे, बल्कि इन सब सरकारी दिमागों में हलचल मचा दे। और इस काम की जिम्मेदारी गंगा लेता है। और फिर बहुत से धमाके हुए और इन धमाकों में गंगा की जान चली जाती है। मोहन और सोनकी गौरी और उसके बेटे को लेने जाते हैं। उन्हें नहीं बताया जाता कि गंगा की मौत हो चुकी है। यहाँ आकर वो नहर के उस पानी को देखती है जो अब उसके गांव जाने वाला है। उस नहर के पानी को देखकर मंगल ने भी अपनी बंदूक उसमें फेंक दी और वहीं सब गंगा की तारीफें कर रहे हैं कि उसने अपनी जान देकर इस पानी को अपने सूखी बंजर जमीन तक पहुंचाया। और ये बात सुनकर गौरी बहुत दुखी होती है। और अंत में गांव में पानी आता है। 2 बूंद से शुरू हुई उम्मीद अब एक नदी बन चुकी है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पानी सिर्फ जीवन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जिसके पास पानी है वो अमीर नहीं, वो जिम्मेदार है। पानी बचाओ, क्योंकि अगली पीढ़ी को सिर्फ ज्ञान नहीं जल भी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।